15 नंबर का जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना कि हिंदी की वाक्य संरचना व वाक्य भेद। तो हिंदी में वाक्य की संरचना कैसी होती है और वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे। चाहे आपको जैसा भी प्रश्न हो, आप इस प्रश्न को देखिएगा तो आप उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको मिलता है तो अपना उत्तर में जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है इसको उत्तर लिखने के लिए कि वाक्य संरचना हिंदी के व्याकरण का चौथा व अंतिम पक्ष है जिसमें वाक्य निर्माण के नियम तथा भेदों की चर्चा की जाती है। वाक्य शब्दों का समूह है जिससे किसी अर्थ की पूरी अभिव्यक्ति होती है। मतलब वाक्य क्या है? वाक्य एक शब्दों का समूह है, मतलब 2 या 3 4 5 शब्द मिलके एक वाक्य बनेगा। और वाक्य का विशेषता क्या है कि वो पूर्ण अर्थ देगा, मतलब जो चीज़ कहना चाहेगा वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और क्या है कि वैज्ञानिकों ने इस बात पर गंभीर विचार किए, यानी कौन? समाजशास्त्रियों ने गंभीर विचार किए तथा सार्थक वाक्यों को 3 शर्त बताए कि कोई वाक्य की दर्जा कब देंगे, मतलब वाक्य सार्थक है कब जानेंगे। मतलब वाक्य सार्थक मतलब उसका जो भी उद्देश्य है, अर्थ की अभिव्यक्ति करने में सक्षम है, तो उसको सार्थक वाक्य कहते हैं। तो इसके लिए 3 चीज़ यहाँ पे बताया है। तो 3 चीज़ आप याद रखिए कि आकांक्षा, योग्यता और क्रम, ये तीनों अगर किसी वाक्य में है तो वो वाक्य सार्थक वाक्य कहलाएगा। तो आकांक्षा मतलब क्या? आकांक्षा मतलब हो गया कि इसमें वाक्य के शब्द को पूरा करने के लिए नए शब्द गढ़े जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि लाओ अर्थपूर्ण नहीं है, लेकिन पानी लाओ, देख रहे हैं ना कि लाओ इससे भी तो हो सकता था, पढ़ो इससे भी तो हो सकता था, लेकिन इससे लग नहीं रहा, क्या पढ़ें, अर्थपूर्ण नहीं हो रहा है। जैसे पानी लाओ मतलब क्या लाओ, तो ये अर्थपूर्ण लग रहा है और ये अर्थपूर्ण नहीं है लाओ में। वाक्य एक पद को जो है सुनकर दूसरी या आगे की पद को सुनने या जानने की जो स्वाभाविक उत्कंठा जगती है उसे ही आकांक्षा कहते हैं, मतलब आप एक पढ़ रहे हो, उसमें जो रुचिपन आता है ना, वही रुचि जो है पैदा, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। इस वीडियो को आगे कब देखोगे? जब आपको इसमें इंटरेस्ट जगेगा, जब आपको यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ मिल रहा है और ऐसा चीज़ मिल रहा है जो लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए बेनिफिट है, हमारे जो भी मैं एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है, तो आप देखोगे तो जो एक आकांक्षा, एक इंटरेस्ट पैदा होता है, वो चीज़ आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। योग्यता क्या है? इसमें सार्थक वाक्य के शब्द व्यवहारिक होंगे, मतलब ऐसा होगा जो प्रैक्टिकल लगेगा, ऐसा नहीं अस्वाभाविक जैसा नहीं लगेगा। जैसे किसान लाठी से खेत जोतता है, भाई लाठी से कोई खेत जोतता है? अब देखे हो तो हल शब्द होना चाहिए। तो देखिए इस जो है अभी देख रहे हो वीडियो, इसको अगर बढ़िया से आप देखते हो ना, तो जैसे कि हिंदी जो कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें आपको वनडे एग्जामिनेशन में खास करके या तो व्याकरण से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, या तो उससे शुद्ध या अशुद्ध कर वाक्य लिखा हुआ रहता है, उसको शुद्ध करने के लिए दिया जाता है ना। तो यहाँ पे जैसे ऐसा ही दे देगा किसान लाठी से खेत जोतता है, तो जो लाठी के बदले में हल शब्द प्रयोग करना है, इस तरह से आप शुद्ध कर सकते हो इस वाक्य को, ठीक है। तो ये चीज़ योग्यता। क्रम मतलब होता है वाक्य में प्रयुक्त पदों या शब्दों का विधिवत प्रस्तुतिकरण, मतलब जैसे आना चाहिए वैसे ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक वाक्य देखा, रोटी मैंने खाई। अब हिंदी में कैसा है, जैसे आप क्या जानते हैं कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। तो हिंदी में कैसे आता है? जैसे मैंने रोटी खाई, यानी कि जो पहले सब्जेक्ट कर्ता आया, फिर कर्म आया, फिर जो आपका वर्ब आया। तो ये जो क्रम होता है, क्रम में आपको ये चीज़ आना चाहिए, मतलब कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा, उसके बाद क्रिया आएगा, ठीक है। कर्ता कर्म क्रिया इस तरह का क्रम में अगर आता है तो वो आपका सार्थक मतलब वाक्य हो सकता है। लेकिन अगर योग्यता भी है, आकांक्षा है, तो वो पूरी तरह से सार्थक है, ठीक है। अब हिंदी की वाक्य संरचना को मुख्यतः 2 आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ संरचना, जैसे संरचना मतलब उसका प्रकार ही समझ लो कि हिंदी में वाक्यों के प्रकार बताइए। तो प्रकार में आप देख सकते हो कि इसको हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं, एक अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद, और एक आपका जाके
संरचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद, तो अलग अलग करके हम लोग देख लेते हैं कि जो यहाँ पे है आपका अर्थ की दृष्टि से, मतलब जो वाक्य में जो भी अर्थ देगा उसके अनुसार कितने भेद हैं वाक्य, तो वाक्य 8 भेद हैं। कौन कौन से? एक निश्चयवाचक, उसको विधिवाचक भी कहते हैं, एक प्रश्नवाचक और एक इच्छावाचक, एक संकेतवाचक। इसके अलावा आपको मिलेगा आज्ञावाचक, एक निषेधवाचक, एक संदेशवाचक, संदेहवाचक और एक होता है विस्मयादि बोधक वाचक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो निश्चयवाचक है ना, निश्चयवाचक को विधिवाचक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें सकारात्मक सूचनाएं विद्यमान होती है, मतलब निश्चयवाचक में सकारात्मक होती है, इसलिए इसको विधिवाचक भी कहते हैं। जिसे हम लोग इंग्लिश में अफर्मेटिव कहते हैं ना, उसी को यहाँ पे निश्चयवाचक या विधिवाचक कहा गया। जिसे सीता सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो लिखा रहेगा साधारण रूप से उसको हम लोग इसी में रखते हैं। अब जैसे हो गया दूसरा नंबर, आप देखेंगे प्रश्नवाचक है ना। प्रश्नवाचक जो देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि प्रश्न सूचक शब्द रहता है उस वाक्य में, जैसे रावण को किसने मारा या क्या काम कर रहे हो, इस तरह का कुछ भी आपको दिखेगा वाक्य में, क्वेश्चनिंग वर्ड, तो वो चीज़ प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। इच्छावाचक वाक्य, मतलब इसको इंग्लिश में इम्पेरेटिव कहते हैं, मतलब जिसमें हृदय से इच्छा प्रकट होती है कुछ करने का, जैसे कि तुम हमेशा खुश रहो, गॉड ब्लेस यू इंग्लिश में कहते हैं ना, तुम हिंदी में तुम हमेशा खुश रहो। ठीक है, तो ये चीज़ जो यहाँ पे खुश रहो, ये वर्ड जो जुड़ा है ना, तो दिल से खुशी उसको दे रहे हैं, एक आशीर्वाद दे रहे हैं, ये सारी चीज़ आपका इच्छावाचक में आता है। संकेतवाचक में आता है, इसको आप शर्तवाचक भी थोड़ा कह सकते हो, कि जिस वाक्य में कोई शर्त प्रस्तुत हो उसको शर्तवाचक कहते हैं। ठीक है, शर्तवाचक में आप देखेंगे कि जैसे कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो ये कंडीशन लगाया गया, तो ये सारा शर्तवाचक में आएगा। ठीक है, और जो देखेंगे इसका वाक्य का अलग प्रकार, और कि आज्ञावाचक, आज्ञावाचक मतलब जिसमें आपको ऑर्डर देने जैसा लगेगा, जिस वाक्य में कोई आज्ञा दिया जाता है, जैसे तुम खाओ, एक गिलास पानी लाओ, ये सारा चीज़ जो ऑर्डर देने वाला काम है ना, वो चीज़ आज्ञावाचक वाक्य में है। जैसे निषेधवाचक, अभी जैसे अफर्मेटिव वाला पढ़ें कि विधिवाचक को अफर्मेटिव कहते हैं, उसी तरह इंग्लिश में निषेधवाचक को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें नकारात्मक सूचनाएं विद्यमान रहती है, जैसे कि नहीं वर्ड रहेगा या नो या कुछ रिलेटेड रहता है, जैसे वह ईमानदार नहीं है, रावण अधर्मी है, तो ये चीज़ ये भी देखना होगा, यहाँ पे नहीं अधर्मी नहीं है, लेकिन नेगेटिव वर्ड भी अगर रहेगा तो भी वह निषेधवाचक में आ जाता है। धर्मी अगर बोलता है तो वो विधिवाचक में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे रावण अधर्मी है ना, अधर्मी जो है वो नेगेटिव सूचक वर्ड है। अब संदेहवाचक जो है मतलब डाउट होना, इसमें संदेह की स्थिति उपस्थित रहती है, जैसे कि मैंने कहा होगा, कहा था वो नहीं, मैंने कहा होगा, यहाँ पे लग रहा है कि कहा था कि नहीं, एक डाउट जो है। विस्मयादि बोधक में आप देखेंगे कि विस्मय, कोई आश्चर्यचकित जैसे कुछ चीज़ें घटनाएं होती है, जैसे अरे वाह तुम पास हो गए, अरे वाह तुमने काम किया, ओह तुम्हें चोट लग गया, इस तरह का जो भी वर्ड मिलेगा वो विस्मयादि बोधक में आता है। ठीक है, अब संरचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि मतलब वाक्य में जो भी चीज़ें आती है, किस तरह का वाक्य है, बड़ा वाक्य है, छोटा वाक्य है, वाक्य में कितने विधेय कितने उद्देश्य हैं, उसके आधार पर भी बांटा गया। संरचना मतलब उसमें संरचना, उसकी संरचना कैसी है, जैसे घर की बनावट कैसी है, उसी तरह वाक्य की बनावट कैसी है। तो आप देखेंगे कि संरचना की दृष्टि से मुख्यतः अगर बांटोगे तो आप 3 प्रकार के बांट सकते हो, एक सरल, एक संयुक्त और एक मिश्र। लेकिन इसी को आप अगर नॉर्मली बांटोगे तो आप बांट सकते हैं कि जो सरल वाक्य है और एक जटिल वाक्य। देखिए यहाँ पे मिश्र नहीं है, ठीक है, मिश्र नहीं है, यहाँ पे सरल वाक्य है, एक जटिल वाक्य। देखिए जटिल वाक्य को ही मैंने संयुक्त और मिश्र दोनों में कर दिया, हालांकि आप करना चाहो तो कर सकते हैं, एक सरल, एक संयुक्त, एक मिश्र, यानी जटिल आप नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, जटिल क्योंकि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य सोच लो कि जटिल का ही पुत्र है, ठीक है, तो आप अलग भी मान सकते हो और इसी में भी रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सरल वाक्य होता है इसमें केवल एक उद्देश्य होते हैं या एक विधेय होते हैं। ठीक है,
और जैसे कि वह जाता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं वह क्या है, वह जो है उद्देश्य है, और जाता क्या है, जाता है ये विधेय है। ठीक है, विधेय किसको कहते हैं, जिसके साथ क्रिया लगा हुआ रहता है। ठीक है, और कर्ता को ही उद्देश्य जिसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जटिल वाक्य जो है, जटिल वाक्य इसमें एक से अधिक विधेय या उद्देश्य होता है, इसलिए इसको जटिल वाक्य कहते हैं। तो आप देखेंगे संयुक्त वाक्य में भी एक से अधिक मिलेगा और मिश्र वाक्य में भी अधिक मिलेगा। तो आप यहाँ पे जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य जो है उसको भी 4 प्रकार का है, उसका भी 4 प्रकार में बांट सकते हैं, और मिश्र वाक्य को 3 प्रकार में बांट सकते हैं, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले संयुक्त वाक्य को आप जान लें। संयुक्त वाक्य जो है कि इसमें योजक शब्द जो है उसको हटाकर पूर्ण वाक्य बनाए जाते हैं। तो क्या है संयुक्त वाक्य में, योजक शब्द हटाकर पूर्ण वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे मैं आया और वह गया, यहाँ पे क्या है, सॉरी भाई, जो यहाँ पे देख रहे हैं संयुक्त वाक्य में क्या होता है, यहाँ पे हटाकर नहीं भाई, लगाकर होता है। जो लिखा है वही प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, क्योंकि कई बार देख के जब पढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, लगाकर। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि इसमें योजक शब्द लगाकर पूर्ण वाक्य बनाए जाते हैं। कहने का मतलब जैसे मैंने आया वो गया। ठीक है, यहाँ पे और है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या है, ओजक है, तो ये इस तरह का संयुक्त है। और मिश्र वाक्य में आप देखेंगे इसमें 2 वाक्य के बीच संबंध या आश्रित या उप आश्रित कुछ भी वाक्य मतलब रहता है, दोनों मतलब एक दूसरे पर कोई आश्रित रहेगा, एक मेन रहेगा वाक्य और एक होता है सहायक वाक्य रहेगा, जो की अथवा कोमा चिन्ह आदि से जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या उसमें रहेगा, या तो की रहेगा, मतलब की कौन वाला की रहेगा, की रहेगा इधर वाला, ये वाला। जैसे सीता ने सोहन से कहा, सीता ने राम से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो की वाला जो कनेक्टिंग हुआ, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य का ही एग्जाम्पल हो गया। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला नरेशन आप नहीं पढ़ते हैं, उसमें आप जो भी वाक्य आप देखते हैं वो सारा मिश्र वाक्य के अंतर्गत में आता है। और जो कोमा चिन्ह है आदि से जुड़ा रहता है, जैसे यहाँ पे राम ने सीता से कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो यहाँ पे की जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो संयुक्त वाक्य है ना, तो संयुक्त वाक्य है, मैंने बोला कि योजक चिन्ह लगा हुआ था। और तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि जो संयुक्त वाक्य होता है ना, उसका एक बहुत खूबी है। क्या खूबी है वो देखिए, कि जो संयोजक वाक्य होते हैं, इसको संयोजक क्या क्या टाइप होता है पहले वही आप देख लो। कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं 4 टाइप मैंने बताया, कि एक संयोजक वाक्य होता है, एक विभाजक, एक विकल्प सूचक, एक परिमाण बोधक। तो यहाँ पे जो संयोजक वाक्य होता है, जब 2 वाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े हो तो उसी को हम लोग संयोजक वाक्य कहेंगे। जैसे कि और से अगर संयोजक, और क्या है इसको संयोजक, तो ये चीज़ यहाँ पे संयोजक वाक्य में आ गया। और देखेंगे और का क्या एक विशेषता भी है, और जहाँ भी लग गया ना, इसके इधर जो रहेगा ना ये पूर्ण वाक्य रहेगा, इधर भी एक पूर्ण वाक्य रहेगा। और के साथ कुछ भी लगा दो, जो चीज़ इधर रहेगा वही चीज़ इधर भी रहेगा, मतलब वैसा ही स्ट्रक्चर का, वैसा ही। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि मोहन और सोहन, मतलब मोहन नाउन है तो सोहन भी नाउन ही होगा, तो और का यही एक विशेषता भी है, तो याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो विभाजक होते हैं, विभाजक इसमें दोनों उपवाक्यों में विरोधात्मक संबंध दिखता है। विभाजक में क्या होता है, ये भी संयोजक का ही उदाहरण है, लेकिन इसमें एक विरोधात्मक दिखेगा। एक जो कह रहा है उसका एक दूसरा जो उसके साथ में है वो ऑपोजिट बोलेगा। हालांकि इसमें ये किंतु वर्ड पर आपको देखना है, अगर किंतु वर्ड किसी भी वाक्य में लगा है तो वो संयोजक वाक्य का ही उदाहरण है, लेकिन वो विभाजक में आता है ना, मतलब विभाजन करने जैसा आता है। कि भारत बहुत प्रयास किया किंतु मैच हार गया, मतलब वो जिसके लिए प्रयास किया वो चीज़ उसको सफल नहीं हुआ, मतलब वो जीतने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं जीत पाया, उसका विपरीत उसको मिला। तो भारत बहुत प्रयास किया किंतु मैच हार गया, ये संयोजक में ही आएगा। लेकिन संयोजक का जो दूसरा टाइप है विभाजक, तो विभाजक में, हालांकि एग्जाम में आपको इतना टाइप नहीं बताने की आवश्यकता है, जस्ट आपको बता सकते हो कि ये 4 प्रकार के होते हैं, आप खाली फटाक से बता सकते हो कि विभाजक विभाजक ये सारा। और बाकी अगर लिख देते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि लिखने से जो जितना अपने एक अलग कर सकता है उसको उतना स्टैंडर्ड फॉर्म का उसका उत्तर होगा, उतना क्वालिटेटिव होगा, उसको उतना मार्क्स भी मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आप जो नेक्स्ट आप देख रहे हो कि इसका विकल्प सूचक, जैसे यहाँ पे एक देखा संयोजक, एक विभाजक और एक होता है विकल्प, मतलब यहाँ पे विकल्प देगा। इसमें दोनों उपवाक्यों में एक ही सफल होना दिखाता है। क्या? या तो मैं जीतूंगा या मैच से संन्यास ले लूंगा। मतलब विकल्प, मैं ये कर लिया तो ठीक है भाई, नहीं तो मैं ये कर लूंगा। मतलब यहाँ पे विकल्प देता है कि मैं दो विकल्पों में से एक तो डेफिनेटली करूंगा। तो वो चीज़ अब या वर्ड से जब भी जुड़ेगा तो आप विकल्प मान लो, ठीक है। क्या? और से जुड़ेगा तो इसको संयुक्त मानोगे, संयोजन वाला संयोजक, और जब किंतु से जुड़ेगा तो उसको विभाजक मानोगे, और ये अगर या वर्ड से जुड़ेगा तो उसको विकल्प सूचक जो है संयोजन वाक्य मानोगे। और यहाँ पे परिमाण बोधक, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिमाण होता है। परिमाण करेंगे मतलब उसका रिजल्ट, परिणाम, सॉरी यहाँ पे परिमाण नहीं परिणाम, परिणाम, ठीक है, यानी रिजल्ट होता है। कैसे? जैसे तुम परीक्षा पास हुए इसलिए मिठाई लाया, तो यहाँ पे इसलिए जो वर्ड यहाँ पे है इस पर ध्यान देना। मतलब परीक्षा पास हुए ना, इसलिए रिजल्ट में मिठाई आ गया। तो ये चीज़ जो यहाँ पे इसलिए वर्ड लगा, ये चीज़ जो है यहाँ पे इसका उदाहरण है संयुक्त वाक्य का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो संयोजक, एक विभाजक, एक विकल्प और एक आपका जाके परिणाम बोधक। अब जो यहाँ पे मिश्र वाक्य है, जैसे 3 प्रकार का यहाँ पे बताया कि मिश्र वाक्य में जो कि इस तरह का ज़्यादा होता है। जैसे कि राम ने सीता से कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो इसका जो टाइप 3 है आप देख लीजिए कि संज्ञा और एक क्रिया विशेषण, संज्ञा और एक विशेषण और एक क्रिया विशेषण। तो ये एक चीज़ यहाँ एक्चुअली क्या होता है, जब आश्रित उपवाक्य संज्ञा का कार्य करे, मतलब यहाँ पे कार्य के आधार पर बांट दिया गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका जाके मिश्र वाक्य। संज्ञा के रूप में कार्य करे। जैसे आप देखिए यहाँ पे सीता जी बोले कि अब वे ठीक है। देखिए मिश्र वाक्य में आप देखेंगे नॉर्मली कि वो संज्ञा के रूप में कार्य करेगा, विशेषण के रूप में कार्य करेगा या क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो उपवाक्य है, जब आश्रित उपवाक्य है वो संज्ञा की तरह कार्य करे। जैसे यहाँ देखें कि सीता जो है क्या आश्रित है, बोले कि वो ठीक है, वे ठीक है। तो यहाँ पे जो वे ठीक है क्या है, प्रधान वाक्य है, मेन वाक्य है, मेन सेंटेंस है। और यहाँ पे जो कीवर्ड लगा हुआ है, देखिए कीवर्ड लगा है ना, तो सीता जी बोले, ठीक है, वे ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो विशेषण, इसमें आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य से विद्यमान, क्या बोलता है विशेषण वाला में, विशेषण जो भी मतलब वाक्य है मिश्र वाक्य, उसमें देखेंगे कि इसमें आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में विद्यमान संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है, यानी कि विशेषण का विशेषता ही बताना काम है। जैसे आप देखोगे जो किताब तुम पढ़ रहे हो उसे मैंने लिखी है, तो यहाँ पे मेन काम क्या है, मैन यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लिखी है। देखिए इसको जानने का, इसमें आपका कौन सा आपका जो है वो उपवाक्य है, उपवाक्य है यहाँ पे किताब तुम पढ़ रहे हो, ये है, लिखी है तो ये मेन वाक्य है। जो देखिए जिस चीज़ के बाद में है, जो क्या है, जो क्या बोला कि जो उपवाक्य है उसका विशेषता बताता है, उसमें जो भी संज्ञा है, तो यहाँ पे जो क्या है किताब का विशेषता बता रहा, और जो एक तरफ से कौन सा है विशेषण भी है, ठीक है। मैंने बताया था कौन सा विशेषण जो हो जाएगा वो बताइएगा मुझे। अब जो तीसरा है क्रिया विशेषण, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता करता है, मतलब क्रिया की जब विशेषता बताए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि रावण ऐसा कहता है मानो वह बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऐसा कहता है मानो वह बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है और ऐसा कहता है। तो यहाँ पे मेन वाक्य क्या है, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा जो है ना, ऐसा तैसा जैसा कहना, ये क्या है आपका आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वाक्य क्या है, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, और उसमें जो ऐसा कहता है जुड़ गया वो आपका आश्रित उपवाक्य है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा जो है कहना का जो है विशेषता बता रहा है, ये मतलब सॉरी ऐसा जो है वो मतलब ज्ञानी होने का रावण का विशेषता बता रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
अब जो वाक्य में आप देखते हैं कि हिंदी संरचना से संबंधित कुछ नियम देखते हैं कि इसका क्या नियम होते हैं। जैसे देखते हैं कि विभिन्न तुलनात्मक अध्ययन अगर देखेंगे तो किसी वाक्य में संज्ञा तथा क्रिया के व्याकरणिक नियम, जैसे संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में आप जानते हैं, जिसके बारे में थोड़ी से बारे में हम लोग देखें यहाँ भी। अब यहाँ थोड़ा सा बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे संस्कृत में आप देखोगे कि स ग्रह गच्छति, तो में स जो है करता है, ग्रह क्रम है और क्रिया है। तो मतलब संस्कृत में कोई भी वाक्य का किस तरह क्रम होता है, तो कर्ता कर्म क्रिया होता है ना। उसी तरह हिंदी में आप देखेंगे वह घर जाता है, इसी को वो स गृह गच्छन्ति, उसी तरह को उसी को हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो वह घर जाता है लिखेंगे। तो इसको भी वही है, कर्ता कर्म क्रिया। मतलब संस्कृत और हिंदी में जो वाक्यों का क्रम होता है वो एक ही जैसा होता है, और अंग्रेजी में थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है चेंज, वो देखिए। अंग्रेजी में ही गोज टू होम, क्या होता है, ही गोज टू होम। देख रहे हैं यहाँ पे पहले नंबर करता है, सारा में करता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में इंटरचेंज हो जाता है, वर्ब बीच में आ जाता है, और देखेंगे इधर में हिंदी में कर्म बीच में रहता है ना। तो वही आप याद रखिए, ठीक है। अब जो यहाँ पे इसमें कर्ता व कर्म के बीच में सामान्यतः कारक चिन्ह यानी कर्ता, करंस, कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हिंदी की अगर ये विशेषता में भी आप डाल सकते हो कि जो हिंदी में आप देखेंगे कि हिंदी का जो होता है कर्ता होता है या कर्म होता है जो होता है, उनके बीच में सामान्यतः कारक विभक्तियों यानी कारक परसर्ग चिन्हों की इस्तेमाल होता है। जैसे कर्ता ने वाला विभक्ति चिन्ह हो गया, को हो गया, के लिए हो गया, मैं, पर, ये सारा जो विभक्ति चिन्ह है से ये सब जो है लगा हुआ रहता है। देखेंगे जैसे यहाँ पे एक वाक्य को यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिया गया है कि अरे भाई तुमने मेरे थैला से किताबें क्यों चुराई। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि तुमने मेरे थैला से, अरे भाई मतलब यहाँ संबोधन कारक है, तो यहाँ पे संबोधन कारक का जो चिन्ह लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं संबोधन कारक का जो है अरे भाई, अरे जो है यहाँ पे संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है, और तुमने यहाँ पे ने क्या है, कर्ता ने, यानी कि कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है ने। मेरे भी यहाँ पे है, जैसे संबंध वाला है, मेरे थैला है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं थैला में भी मेरे थैला, यहाँ पे संबंध का बोध कर रहा है। से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि से, थैला से किताबें क्यों चुराई, मेरे थैला से। तो कर्ता ने कर्म को करण से यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे थैला से जब बोला मतलब कोई भी चीज़ों से बोल रहा है थैला, तो यहाँ पे थैला से जो है करण का जो विभक्ति चिन्ह है, किताबें क्यों चुराई, तो इस तरह से आप देख पा रहे हो, ठीक है। राम ने मोहन को पुस्तक खरीद कर उसके दोस्त को दिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं को है विभक्ति चिन्ह, यहाँ को है, ने है, ये सारा विभक्ति चिन्ह आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इसमें उद्देश्य का कर्ता का विस्तार उद्देश्य से पूर्व तथा विधेय क्रिया के विस्तार की विधेय से पूर्व रखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें उद्देश्य का कर्ता का विस्तार उद्देश्य से पूर्व तथा विधेय या क्रिया के विस्तार के विधेय से पूर्व रखा जाता है। इसको एग्जाम्पल में बढ़िया से आप देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे कि अच्छे विद्यार्थी प्रायः जल्दी सफल होते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने जैसे बताया कि जो उद्देश्य क्या होता है, एक्चुअली उद्देश्य होता है कर्ता। तो यहाँ पे विद्यार्थी कर्ता है, कर्ता का अगर विस्तार बता रहा है कि कर्ता कैसा है, अच्छे, तो ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। और ये कब होता है, प्रायः उद्देश्य का विस्तार हमेशा लगभग उद्देश्य के पहले यूज किया जाता। तो यही बोला जा रहा है आपका कि जो उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य के पहले किया जाता और प्रायः जल्दी सफल होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सफल होते हैं, हम बोलें कि जिसके साथ क्रिया लगा हो उसको हम लोग विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे सफल होते हैं क्या है, ये है विधेय है, ठीक है। और विधेय का विस्तार है क्या है, प्रायः जल्दी सफल होते हैं, मतलब सफल होते हैं कैसे, जल्दी, ठीक है। तो ये जल्दी सफल होना जो है वो आप यहाँ पे विधेय का विस्तार, उसके बाद फिर विधेय दिया हुआ। तो इस तरह से आप याद रखिए कि जो किसी का भी विस्तार बताया जाए तो मतलब उसके विस्तार मतलब क्या है, वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो चीज़ है पहले दिया जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे एक विशेषता देखेंगे कि हिंदी में कि विशेषण विशेष से पूर्व आते हैं। हालांकि मैंने बता भी चुका है कि जैसे कि सुंदर व्यक्ति आकर्षण का केंद्र होता है। हिंदी में देख रहे हैं कि जो यहाँ पे सुंदर है और एक व्यक्ति है, यहाँ पे देख रहे हैं व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, यानी संज्ञा है मतलब विशेष है, विशेष का ही ना विशेषता बता रहा है ये विशेषण। सुंदर वर्ड क्या कर रहा है, तो यहाँ सुंदर जो है विशेषण है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि जो विशेषण होता है वो विशेष से पूर्व आता है, यानी कि संज्ञा से पहले आता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने देखा, ये हिंदी की जो है विशेषता है। संरचना, वाक्य संरचना की विशेषता। तो वाक्य संरचना में जो भी विशेषता अगर पूछा जाए कि हिंदी की वाक्य संरचना, संरचनात्मक विशेषताओं को उल्लेखित कीजिए, तो ये सारे आप विशेषता बता सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो नियम है, जैसे हम लोगों ने देखा कि किसको हम लोग वाक्यों के प्रकार को देखा वहाँ पे कि मिश्र वाक्य है, ये वाक्य है, वो वाक्य है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ठीक है, जैसे कि आप कई एग्जाम में आते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर का ही एक एग्ज़ाम होता है, अनुवाद का आता है परीक्षा का, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर का, तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, बहुत सारा ऐसे एग्ज़ाम आता है जहाँ पे आपको इस तरह का आता है। और बहुत सारा जिसमें हिंदी का अगर पूछा जाता है तो उसमें आप देखेंगे कि वाक्य दिया हुआ रहता है, मिश्र वाक्य है तो उसको आपको सरल वाक्य में बदलना होता है, सरल वाक्य है दो तो उसको मिश्र वाक्य में बदलना होता है, संयुक्त वाक्य में बदलना होता है। तो इस तरह वाक्य को जो बदलने का जो प्रक्रिया है उसको रूपांतरण कहते हैं, यानी किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में बिना अर्थ बदले परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। इसे निम्न प्रकार से किया जाता है। तो इसका भी कुछ रूल होता है। आपको अगर ये सारे रूल को अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी वाक्य का जब भी आप इसके बाद से अगर परिवर्तन करते हो तो आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ जैसे देख रहे हैं कि एक सरल वाक्य है और उसको हम लोग मिश्र वाक्य में बदलना है। तो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलने के लिए आपको तो कुछ हम लोग देखिए एग्जाम्पल से ये ज़्यादा स्पष्ट होगा, तो एग्जाम्पल भी लेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि सरल वाक्य, लोकप्रिय कवि का सम्मान कभी सभी करते हैं। कौन करते हैं? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ये क्या है? सरल वाक्य है। सरल वाक्य को कैसे पहचानेंगे? उसमें कोई भी जो संयुक्त संयोजन वाला रहता है ना, ये एंड और ऐसा जा की, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, सिंपल ही लिखा रहता है, ठीक है। और मिश्र वाक्य में आप देखेंगे कुछ वर्ड ऐसा रहेगा जो उसको जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे देख रहे हैं कि मिश्र वाक्य में जो लगा हुआ है मतलब ये संयुक्त वाक्य है। ये तो पहले नंबर आप समझ में आया कि मिश्र वाक्य के अंदर में आ जाएगा। जो कवि लोकप्रिय होते हैं उसका सम्मान सभी करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो सरल वाक्य था, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, इसका अर्थ, और जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। देखिए दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन बनाने का नियम अलग है। इसमें जो दे दिया है तो इसके साथ में कोमा लग गया, तो मिश्र वाक्य में जो या कोमा इस तरह से कॉम्बिनेशन लगा के बनाते हैं। तो इसको बनाने का एक ही नियम है कि पहले नंबर आप तोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर मिश्र वाक्य में बोला है तो मिश्र वाक्य का उसमें कौन सा जो है सुटेबल चिन्ह हम लगा सकते हैं उसमें। तो आप देख रहे हैं कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोकप्रिय कवि, जो कवि लोकप्रिय होता है, तो यहाँ पे दूसरा वर्ड मैंने नहीं यूज किया है, जो कवि लोकप्रिय होता है। अब ये हो गया, सम्मान करते हैं, सम्मान सभी करते हैं, मतलब उसका सम्मान सभी करते हैं, जस्ट वही दे दिया हूँ। तो उसका यहाँ पे इसके बदले में, कवि के बदले में लिख दिया है, जो भी उसका क्या है, उसका यहाँ पे उसका सम्मान है ना, इस जो ये है इसका पे एग्जेक्टिव हो गया उसका, यहाँ पे इसे ये जो कवि का जो आया एग्जेक्टिव फॉर्म में आ गया, क्योंकि सम्मान नाउन है। अब यहाँ पे देखेंगे सरल वाक्य दिया हुआ है, संयुक्त वाक्य बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो आप देख रहे हैं कि गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी, के अतिरिक्त उसको मतलब उसने हत्या भी कर दी। तो संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? संयुक्त वाक्य में क्या होगा? संयुक्त वाक्य में जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। तो यहाँ पे जो बल्कि है ना, इस संयुक्त वाक्य में आ गया, ठीक है। तो और इसमें भी कोमा जैसा लग जाता है, उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी, मतलब दोनों कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मिश्र वाक्य है उसको हम लोग सरल वाक्य में करेंगे। सरल को मिश्र में कर लिया, अब हम लोग मिश्र को सरल में करेंगे। हालांकि देखिए ये सारे वाक्य को, काफ़ी सारे वाक्य को अगर आप करते हो इस तरह से, आपको डेफिनेटली बढ़िया से आप कर पाओगे। बाकी यहाँ पे क्योंकि समय का भी ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए कम से कम यहाँ पे उदाहरण देके यहाँ पे समझाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बदलें,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिश्र वाक्य दिया हुआ है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। अब सरल वाक्य में कैसे बदलें? उसने खुद को निर्दोष घोषित किया। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मतलब वही ना कर रहा है, खुद को निर्दोष बता रहा है, तो उसको डायरेक्ट क्या कहोगे? उसने खुद को निर्दोष घोषित किया या उसने खुद को निर्दोष बताया, ये भी लिख सकते हो। देखिए जरूरी नहीं है आप केवल घोषित ही बताओ, बताया ये भी बता सकते हैं, ठीक है। और किस सेंटेंस में है वो भी कोशिश कर सकते। जैसे उसने कहा है मतलब आपको यहाँ पे जो भी ये पास्ट सेंटेंस में लग रहा है, तो यहाँ पे पास्ट सेंटेंस में ही कोशिश करो कि जो सरल वाक्य बने, है ना। उसने खुद को निर्दोष घोषित किया, तब आपका मतलब जो करेक्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे संयुक्त वाक्य है दिया हुआ, उसको सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य देख रहे हैं कि वह अब अस्वस्थ यह अस्वस्थ और इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। यहाँ पे वह अस्वस्थ था है, ठीक है, और इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। देख लिए वर है, वर मतलब संयुक्त से होता है। संयुक्त में हम लोग काफ़ी प्रकार देख लिए, बट भी लगता है इसमें, मतलब किंतु लगता है, या लगता है, ये सारे संयुक्त का उदाहरण है। तो जो भी वर्ड लगेगा उसको आप संयुक्त मान लो, क्योंकि संयुक्त वाक्य के बारे में तो बताया ही आपको। तो संयुक्त वाक्य वह जो है अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। तो इसका सरल वाक्य में क्या लिखेंगे? इसको छोटा कर देना है, मतलब और हटा देना है। और जब हटाओगे तो आपको ये मिलेगा कि अस्वस्थ रहने के कारण परीक्षा में सफल ना हो सका। तो आप इस तरह कर सकते हो कि वह, यहाँ पे वह छूट गया, वह अस्वस्थ रहने के कारण परीक्षा में सफल ना हो सका। तो देखिए इसको कई बार बनाते बनाते का की भी जोड़ देता है लड़का सब, यानी कि जो संयुक्त दिया हुआ है उसको मिश्र बना दिया। तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी सरल वाक्य में कुछ का की वाला इस तरह का संयुक्त चीज़ नहीं जुड़ा हुआ रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और इसके अलावा आप देखेंगे जो कर्तृ वाक्य है, जैसे थोड़ा सा मैंने बताया था, उसके बारे में भी बताया है, जो और भी सारे वीडियो है उसमें कर्तृ जो है वो क्रमवाचक है, इस सब के बारे में थोड़ा बताया। तो कर्तृवाचक जो देखेंगे कि कर्तृवाचक वाक्य का यहाँ पे उदाहरण देखिए कि लड़का रोटी खाता है। क्रमवाचक लड़के से रोटी खाई जाती है। समझ पा रहे हो? इसी को इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। हालांकि हिंदी वाला आप समझने में आपको दिक्कत आया होगा, लेकिन जब इंग्लिश मैंने बता दिया तब फटाक से आप समझ गए, है ना, आपका दिमाग में क्लिक किया। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है इंग्लिश में अच्छी भी लगता है, लेकिन हिंदी में हम लोग एक्चुअली कम पढ़े हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए कई बार आपको अजीब लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो कर्तृवाच्य है मतलब क्या है? लड़का रोटी खाता है। तो ये क्या है? लड़का रोटी खा रहा है ना। तो यहाँ पे रोटी क्या है? कर्म है, ठीक है। और ये कर्म है, ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। और जानते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए उसमें कर्म की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप देखेंगे इसी को अगर कर्मवाचक में बोलते हैं तो आप देखेंगे कि मतलब लड़के से रोटी खाई जाती है, मतलब ये अब लड़की के द्वारा से द्वारा इस तरह का कुछ वर्ड जोड़ देते हैं तो उसको कर्मवाचक। तो यहाँ पे बदलने का कितना शॉर्ट है, आप बदल सकते हो। लड़का रोटी खाता है तो लड़के द्वारा रोटी खाई जा रही है, मतलब खाई जाती है, क्योंकि जो सेंटेंस में है उसी सेंटेंस में रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विधिवाचक से निषेधवाचक, विधिवाचक मतलब एजरेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस करना है। सामान्य सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, जैसे कि विधिवाचक वह मुझसे बड़ा है, वह मुझसे बड़ा है। तो निषेधवाचक में क्या कहोगे? मैं उससे बड़ा नहीं हूँ। बात वो एक ही है ना भाई कि वह मुझसे बड़ा है। तो निषेधवाचक में क्या कहोगे? मैं उससे बड़ा नहीं हूँ, मतलब वह मेरे से बड़ा है। बात तो एक ही कर रहा है लेकिन घुमा दिया इधर, ठीक है। उसको निषेधवाचक वाक्य में बदलना होता है। तो मैं भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से बदलने के लिए भी। बाकी अगर आप लिखना भी पड़ता है तो आपको इस तरह का तो उदाहरण देना ही चाहिए। अब जो वाक्य का संरचना, इसके विस्तार से हम लोग देख लिए, प्रकार देख लिए, ठीक है। अब इसको अंत में आप जैसे आप डिमांड है क्वेश्चन का उस तरह से निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। सार यह है कि हिंदी वाक्य की संरचना सार्थक शब्दों का समूह है जिसके अपने व्याकरणीय क्रम, वैज्ञानिकता एवं महत्व है। साथ ही इसमें लोक प्रचलित नियमों एवं मुहावरों आदि का भी समावेशन कुशलता से होनी चाहिए या कुशलता से होता है, ठीक है।